डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से गांधी युग के बारे में समझेंगे कि गांधी पीरियड कब से कब तक माना जाता है। और इस चीज को समझने के लिए आपको गांधी जी के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होगा। ये तभी संभव है जब हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो जानते हैं गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग के बारे में समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म कब होता है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 2 अक्टूबर 1869 को होता है। गांधी जी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पे होता है? तो पोरबंदर, गुजरात में। गांधी जी का जन्म कहां पे होता है? तो पोरबंदर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहीं पे होता है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट को भी जानने का प्रयास करेंगे। गुजरात के राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा गांधीनगर। उसके बाद गुजरात के सीएम कौन है? तो ये हो जाएगा विजय रूपानी। और गुजरात के गवर्नर कौन है, यानी कि बात करें राज्यपाल कौन है, तो ये हो जाएगा आचार्य देवव्रत। अब आगे जानेंगे कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है। तो यहां पे जानेंगे पूरा नाम। तो गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास। इसको करमचंद गांधी बोल सकते हैं। अगर बात किया जाए इनके पिताजी का नाम, तो हो जाएगा करमचंद गांधी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के माता का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा पुतलीबाई। महात्मा गांधी का विवाह किनके साथ हुई, यानी कि पत्नी का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ 1882 में होता है, यानी कि 1882 ईस्वी में होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कम एज में महात्मा गांधी का मैरिज हुआ था। अगर ईयर का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 1882 और 69 का बात है, तो लगभग 13 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का मैरिज हो चुका था। उसके बाद देखेंगे महात्मा गांधी का जो प्राइमरी शिक्षा होता है, जो प्राथमिक शिक्षा होता है, वह कहाँ से होता है? तो महात्मा गांधी का प्राइमरी एजुकेशन राजकोट से होता है। और ये जो इनके पिताजी थे करमचंद गांधी, राजकोट के दीवान थे। और ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन चल जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी लंदन कब जाते हैं? तो महात्मा गांधी लंदन शादी के 1 साल बाद जाते हैं, यानी कि 1883 में जाते हैं। मतलब आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि शादी के बाद ये पढ़ने के लिए गए हैं। तो बिल्कुल एकदम सही है कि ये मैरिज के बाद अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। तो उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला रिवॉल्यूशन, यानी कि जो क्रांति हुआ था, वह कहाँ पे हुआ था? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और यहाँ पे ही ये अपना वकालत करने के लिए आए हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन होता है? तो फिनिक्स फॉर्म आंदोलन होता है। फिनिक्स फॉर्म आंदोलन होता है। और इनके लाइफ का फर्स्ट रिवॉल्यूशन होता है। कौन सा रिवॉल्यूशन होता है? पहला रिवॉल्यूशन होता है। अगर बात किया जाएगा कि महात्मा गांधी के जीवन
का पहला रिवॉल्यूशन इंडिया में कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था, तो इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा दिल थाम के रखना होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो जब यहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो महात्मा गांधी को एक गुरु मिल गए, उनका नाम है, उस कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न भी उठता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक का गुरु मतलब ये एक पॉलिटिक्स में आने के क्रम में पॉलिटिक्स का जो मार्गदर्शन करते थे, इनका गुरु उस मामले में कौन थे, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इनको ये अनुमति दिया कि आप जो है कि 2 किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद आप अपने राजनीतिक जीवन में सफल हो जाइएगा। तो इन्होंने उनको बताया गया, महात्मा गांधी को 2 किताब सजेशन दिया गया पढ़ने के लिए। तो पहला जो बुक है उसका नाम है किनका बुक था, तो ये था रस्किन का बुक था। और जब रस्किन का बुक पढ़ते हैं तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर किसी व्यक्ति को जितना है, किसी जनता को जितना है, किसी लोग को जितना है या किसी की सरकार को जितना है, तो इसके लिए भूख हड़ताल होना बेहद जरूरी है। क्या होना जरूरी है? भूख हड़ताल करके हम किसी को जीत सकते हैं। मतलब ये कि अभी के समय में जो धरना प्रदर्शन होता है, लोग किसान जो पंजाब का जो किसान थे दिल्ली में जाके भूख हड़ताल पे बैठ गए थे, इसका मतलब वही है कि अगर जब तक जनता की मांग को सरकार पूरी नहीं कर देती है तब तक सारे जनता भूख हड़ताल पे रहेगी। उससे सरकार के अंदर एक डर सा भावना बैठ जाता है कि अगर इनको कुछ हुआ तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ सकती है, हमारे ऊपर आ सकती है। उनके बाद दूसरा ये इनको बुक का सजेशन किया गया जो कि था लियो टोल्स्टॉय का। लियो टोल्स्टॉय का था और इनसे इन्होंने सीखा कि अगर किसी चीज को जितना है तो उसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, मतलब रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर रिवॉल्यूशन करते हैं तो फिर उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को हम जीत सकते हैं। और रिवॉल्यूशन भी जो होना चाहिए, आप जानते होंगे कि जो महात्मा गांधी है वो नरम दर्द के नेता थे, मतलब एकदम शांतिपूर्वक अहिंसा के पुजारी थे। तो ये इन्होंने सोचा कि जो आंदोलन करेंगे वह शांतिपूर्ण करेंगे, और शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए अहिंसा को अपनाना होगा। अहिंसा का मतलब यह है कि कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत कब लौटे थे? मतलब इसको बोल सकते हैं स्वदेश वापसी। ये हुआ था 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और इसी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये आज भी मनाया जा रहा है। और इनका जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि जब आप जाओगे इंडिया तो 1 साल तक एकदम शांतिपूर्वक रहना है, कोई भी आंदोलन नहीं करना है, कोई भी सत्याग्रह में खुल के भाग नहीं लेना है। और उन्होंने उनका बात मानते हुए वही किए कि 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और 1916 में कुछ नहीं किए। यानी कि जो नॉर्मली होता है 1916 में एक चीज हुआ था कि साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी तो क्या जो महात्मा गांधी थे वहां से रुपया कमा के आए थे और यहाँ पे कर दिए? ऐसा कुछ नहीं था। महात्मा गांधी जो एक इनका नाम है, जो साबरमती स्थापना के लिए जो रुपया डोनेट किए थे, जो रुपया दिए थे, उनका नाम है साराबाई। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम की स्थापना करने के लिए रुपया यानी कि पैसा किसने दिया? तो ये दिया
साराबाई ने पैसा दिया। उसके बाद जब साबरमती और यहीं पे लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है। और यहीं पे बिहार के जो एक सज्जन होते हैं वह इनको महात्मा गांधी से प्रेरित हो जाते हैं, देखते हैं और इनका जो स्टाइल पसंद आ जाता है तो इनको बिहार में इनवाइट किया जाता है। बिहार के कौन से जगह पे? तो चंपारण में इनवाइट किया जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप 1917 में भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह होता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? चंपारण, जो अपना बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह चलाने का वजह यह है कि जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन चलता है तो वो अपने अनुसार किसानों को कृषि करने के लिए मजबूर कर देता है और बिहार के 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। नील की खेती कितना भाग पे करना होता है? तो ये आपको याद रखना होगा, 3/20 भाग पे करना होता है। मतलब ये अगर किसी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा यानी कि 1 बीघा जमीन हो तो उसमें से 3 कट्ठा भूभाग पर उसको नील की खेती करनी पड़ती थी। अगर किसान का इच्छा न हो फिर भी उसको करना ही पड़ता था। तो आप सोच रहे होंगे कि नील की खेती करने से क्या दिक्कत है? उससे भी फसल का उत्पादन हो कि उससे भी रुपया कमाया जा सकता था। लेकिन ऐसा इसलिए किया जाता था, नील की खेती नहीं करने के लिए किसान रहते थे कि जिस स्थान पे नील की खेती की जाती थी वहाँ का जो उर्वरता शक्ति है वह खत्म हो जाती थी, वह भूमि बंजर हो जाती थी। तो आप सोच के देख सकते हैं कि प्रत्येक सीजन में अगर जिस किसान को 1 बीघा खेत है, जमीन है या 20 कट्ठा जमीन है, उसको 3 जो कट्ठा है उसको गंवाना पड़ता था। तो यही सोच समझ के वहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती से अंग्रेजों को फायदा क्या होता था? तो नील जो उत्पादन होता था नील की खेती से वो अपना विदेश यानी कि ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ पे बेच के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का काम करते थे। तो ये चंपारण सत्याग्रह के बाद इन्होंने अंग्रेजों से प्रस्ताव रखा कि हम जो जितने भी यहाँ के लोग हैं वह 3/20 नील की खेती करने के लिए मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद नील की खेती के लिए इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1 साल जस्ट बाद 1918 ईस्वी में क्या होता है? अहमदाबाद में आंदोलन होता है। पहले तो यहाँ पे होता है खेड़ा में आंदोलन होता है, खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में पड़ता है। और यहीं इसी साल मिल मालिकों के लिए 1918 में मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन होता है जिसे अहमदाबाद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्यों आंदोलन होता है? तो यहाँ पे आंदोलन होने का मतलब ये है कि अभी के समय में आप देखते होंगे कि कोई भी व्यक्ति हो उसको पूरा अधिकार है कि हमको इतना आवर्स ड्यूटी करना है, मात्र इतना बजे जाना है और इतना बजे आना है। सब कुछ का लिमिटेशन फिक्स है और कितना उनको इनकम होगा ये भी फिक्स है, सैलरी कितनी होगी ये भी फिक्स है। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये फिक्स नहीं था, मनमानी ढंग से काम करवाया जाता था और जितना मजदूरी होता था उससे कम दिया जाता था और बहुत ज़्यादा घंटा 12 घंटा से भी ज़्यादा काम करवाया जाता था, जो कि किसी मनुष्य या किसी मजदूर के जो फिजिकल है उसके लिए वह रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता था। मतलब ये एक साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य का जो एक दिन में जितना टाइम मिलता है उससे ज़्यादा अगर वो काम पे ही लगे रहे शारीरिक रूप से तो वह उसके बॉडी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसके पीछे का रीजन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है?
ये होता है 13 अप्रैल 1919 को। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसमें क्या होता है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है ये पंजाब के अमृतसर में होता है। कहाँ पे होता है? अमृतसर, पंजाब में होता है। और आपको पता होगा कि पंजाब में ही गोल्डन टेम्पल है, मतलब सोना का मंदिर है, गोल्डन टेम्पल। और जब यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो यहाँ पे जो व्यक्ति होता, उसके बाद हंटर आयोग की स्थापना किया जाता है, हंटर आयोग लाया जाता है। और ये क्यों होता है? वहाँ का जो डायर होता है, जनरल होता है, वह जो वहाँ पे निहत्थे लोग होते हैं उन पे गोलियां बरसाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है। इससे कई लोगों की जान भी चली जाती है ना। मतलब ये सब जो आंदोलन हुआ था तो इसके पीछे जो महात्मा गांधी का मेहनत था वो एकदम अहिंसात्मक था, मतलब एकदम नर्म दल के रूप में था। और सभी आंदोलन में इनको सफलता मिलती गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें कई लोगों की जान भी गंवानी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे 1919 हो जाएगा, 1919 हो जाएगा। उसके बाद 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है। उसके बाद एक और आंदोलन होता है जो कि होता है 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होता है। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है, चोरी चोरा कांड होता है। और 1924 में ये जो महात्मा गांधी है मात्र एक कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता है जिनका नाम है बेलगांव अधिवेशन। मतलब ये कि महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं। बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया। और कब लिया? तो ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो 6 अप्रैल से लेके यहाँ पे हो जाएगा 12 मार्च हो जाएगा, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक एक डांडी निकाली जाती है, एक यात्रा निकाली जाती है। और इसमें यह संकल्प लिया जाता है कि जो नमक कानून है वह अंग्रेजों का भंग करके भारतवासी अपना नमक कानून बनाएंगे और अपना नमक का यूज करेंगे। तो इसमें जो 12 मार्च को अहमदाबाद डांडी यात्रा शुरू डांडी से होती है और अहमदाबाद तक जाती है। और वहाँ पे जाते जाते जब गांधी जी हाथ में नमक लेते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं तो उसके पीछे देखा जाता है कि कम से कम 20,000 लोगों का सपोर्ट होता है। जबकि मात्र डांडी यात्रा की शुरुआत 78 लोगों के द्वारा किया जाता है, 78 लोगों के द्वारा किया जाता है। और ये जो दूरी होता है 360 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर है। जब डांडी यात्रा में ये देखते हैं कि यहाँ पे 78 लोग से हम यात्रा किए थे और 20,000 लोग यहाँ पे हैं, तो महात्मा गांधी को साहस मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है कि इसके अलावा हम कई आंदोलन चला सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आगे देखते रहिए। डियर फ्रेंड्स, आपको इस बात को जानकारी होना चाहिए कि 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और
जो दांडी यात्रा की शुरुआत होता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू होता है। तो इसके बारे में डिटेल से आगे जानते हैं। अब जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। तो देखिए, गोलमेज सम्मेलन में ये होता है कि जो लोग होता है वो टेबल के गोलाकार आकार में कुर्सी लगा के बैठते हैं, उसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। और गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में होता है। लंदन में कौन करते हैं? तो रेमजी इनका नाम होता है, अंग्रेज का नाम होता है। क्या होता है? रेमजी, है ना। ये इस तरह से इनका नाम होता है। और ये महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। कब होता है? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। महात्मा गांधी इस सम्मेलन में नहीं जाते हैं। तो वहाँ का जो अंग्रेज है उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होता है। मतलब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ के देखिए, अदर एग्जाम्पल, कि कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले क्या हुआ था कि जो नरेंद्र मोदी है वो गुजरात में, उनको नमस्ते ट्रम्प वहाँ पे चलाया गया था अभियान। और वहाँ पे बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रम्प के, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे। कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मान के चलिए अगर वो नहीं आते तो उनके लिए जितनी भी व्यवस्था की गई थी, और जो लोग जानते हुए थे कि इनसे जो मुलाकात करने के लिए आएंगे डोनाल्ड ट्रम्प, वो नहीं आते तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। ठीक उसी तरह से अंग्रेजों के साथ भी वही हाल हुआ। फिर से क्या किया गया? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 1931 को किया गया। और इसमें कहा गया महात्मा गांधी को आने के लिए। तो महात्मा गांधी की भी कई मांग था। मांग ये था कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है आंदोलन के दौरान, उस सभी लोगों को गिरफ्तारी रिहा की जाए। और इसमें जो बम फेंके थे, जो भगत सिंह बम फेंके थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि सभी लोगों को, मतलब महात्मा गांधी यहाँ पे एक गलती कर बैठे कि अगर कहते अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि जितने भी राजनीतिक कैदियां है उनको रिहा की जा रही है, लेकिन महात्मा गांधी ये नहीं समझ पाए कि राजनीतिक जो कैदियां है उनमें भगत सिंह नहीं है। मतलब ये कि भगत सिंह जो जेल गए थे, उनको जो सजा मिली थी वो बम फेंकने के कारण से गई थी। तो ये हो गया हिंसात्मक चीज़ें हो गए। तो इसके लिए क्या होता है कि पहले क्या करते हैं कि सब कैदियों को भारत से रिहा करवा लेते, उसके बाद वो जाते तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा 1931 में नहीं मिलते। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे ये चले गए वहाँ पे, और मान के चलिए कि ये एक वकील थे। ये क्या थे? वकील थे। तो इनको उतनी बात समझ में आनी चाहिए कि राजनीतिक कैदी क्या होता है और जो हिंसात्मक कैदी क्या होता है। तो ये बात अगर समझ चुके होते तो जो भगत सिंह है उनको फांसी की सज़ा उस टाइम में नहीं मिलती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, वहाँ पे महात्मा गांधी क्या किए थे? भाग लिए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? 1932 में हुआ था। उसके बाद होता है एक व्यक्तिगत आंदोलन चलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत आंदोलन कब चलाया जाता है? 1940 ईस्वी में चलाया जाता है। और इसको दिल्ली चलो, मतलब दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो जाता है कि महात्मा गांधी को लग जाता है कि अगर हम सिर्फ आगे रहे तो हम मारे जाएंगे, इसीलिए सभी व्यक्ति को आगे आना होगा और सभी व्यक्ति को आंदोलन करना होगा। उसके बाद क्या होता है कि 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है।
उसके बाद क्या होता है कि अंततः 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है और 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की जाती है। तो आप समझ चुके हैं कि अगर बात किया जाए गांधी युग, तो गांधी युग कब से कब तक होगा। वैसे अगर माना जाता है 1915 ईस्वी में ये आए थे, कहाँ, भारत आए थे। तो 1915 ईस्वी से लेके आप 1947 ईस्वी भारत आजाद कराने में जो इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इस काल को, इस पीरियड को गांधी युग कह सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।